स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जनन ग्रंथियों को समझेंगे, यानी सेक्स ग्लैंड्स को समझेंगे। इसमें रिलीज होने वाले हार्मोन्सों को और उनके द्वारा किए गए हुए कार्य जो हमारे शरीर में कार्य होते हैं, और अल्प और अतिस्राव से जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, उन सभी को समझेंगे। और इससे पहले 2 वीडियो के अंतर्गत हमने सभी ग्लैंड्स यानी पीयूष यानी पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, इन सभी को समझ लिया था। इनसे रिलीज होने हार्मोन्स और उनके कार्यों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। तो चलिए हम आज इसको समझते हैं, जनन ग्रंथियों को। विद्यार्थियों, वृषण यानी पुरुष यानी पुरुषों की यौन या लिंग ग्रंथियों को वृषण कहते हैं, और स्त्रियों में डिंब कहा जाता है। पुरुष में वृषण कहा जाता है, स्त्रियों में डिंब कहा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। विद्यार्थियों, वृषण का स्थान होता है अंडकोश में। वृषण का स्थान यानी यह कहाँ स्थित रहती है? पुरुष की यौन ग्रंथियाँ अंडकोश में स्थित रहती हैं, ठीक। तथा स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा शरीर में मिली होती हैं। किससे मिली होती हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा शरीर में मिली होती हैं। विद्यार्थियों, या मुख्य पॉइंट नोट कर लें, तब मैं अभी आपको समझाऊंगी। लैंगिक कोशिकाएं नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं। वह हार्मोन्स कौन सा है? एंड्रोजन्स। लैंगिक कोशिकाएं नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और नर हार्मोन्स स्राव कौन है? एंड्रोजन्स। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लें। अब इसके विषय में विद्यार्थी थोड़ा सा समझ लें दोबारा से। देखो, वृषण का स्थान अंडकोश में तथा स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा शरीर में यह मिली होती हैं। और इसमें थोड़ा सा समझ लें कि वृषण में कुछ विशिष्ट कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें लैंगिक कोशिकाएँ कहा जाता है। और ये लैंगिक कोशिकाएँ ही नर हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और इन स्रावों को एंड्रोजन कहा जाता है। और इनमें 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। वे कौन से होते हैं? एंड्रोजन्स में 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ध्यान दें, एंड्रोजन्स में 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। वे कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, ये आप नोट कर लें। जैसे पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन्स में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं? 2। वे कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, ठीक। अब विद्यार्थियों, मेन इंपॉर्टेंट जो कार्य आप एंड्रोजन से पूछा जाएगा, ये तो इसमें से हो गए टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। अब लेकिन एंड्रोजन से जब आपसे कार्य पूछा जाएगा तो यह आप नोट कर लें। विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना कि आप पुरुष का समझ रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएं। देखो, इसके द्वारा शारीरिक मानसिक विकास में सहायक होता है। यौन अंगों की वृद्धि में यह सहायक होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया का नियमन यह करता है। यौन सहायक ग्रंथियों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास आप अभी समझना, लेकिन दोबारा से समझ लें। एंड्रोजन्स के कार्य क्या हैं? शारीरिक मानसिक यौन अंगों की वृद्धि में, देखो, शारीरिक मानसिक यौन अंगों की वृद्धि में सहायक। शारीरिक जो है विकास में भी सहायक, मानसिक विकास में भी सहायक, यौन अंगों की वृद्धि में भी यह सहायक होता है एंड्रोजन्स। और शुक्राणु जनन की क्रिया में भी, यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया का भी यह नियमन करता है। नियमन मतलब नियमित या नियंत्रण। और यौन सहायक ग्रंथियों तथा अतिरिक्त यौन सहायक, ध्यान दें यहाँ पर, यौन सहायक ग्रंथियों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों का भी यह नियंत्रण करता है। विद्यार्थियों, पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास या समझ लें, जैसा आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। इसमें लैंगिक लक्षणों के विकास जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, जनन अंगों, कांखों तथा छाती पर बालों का उगना आदि ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके द्वारा, एंड्रोजन्स के द्वारा ये इन सब का विकास होता है। विद्यार्थियों, अब आगे समझते हैं। एंड्रोजन के अतिस्राव से, अति माने अधिक स्राव से, तो अधिक
तो इससे जो है जब ये अधिक स्राव उत्पन्न होगा तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है ना। तो भी आप समझ लें कि अधिक कामलोलुपता होता है, सेक्स संबंधी उत्साह अधिक होता है। और कम स्राव से पुरुषत्व की कमी यानी पुरुषत्व की कमी हो जाती है, लैंगिक लक्षणों एवं जननांगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक, यानी एंड्रोजन के अतिस्राव से अधिक कामलोलुपता और सेक्स संबंधी उत्साह अधिक रहता है, और कम स्राव से, इसी एंड्रोजन के कम स्राव से पुरुषत्व की कमी हो जाती है, लैंगिक लक्षणों या जननांगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अब आगे हम समझेंगे डिम्ब ग्रंथियों के विषय में विद्यार्थियों। इसको ओवरी कहते हैं, जो कि स्त्रियों के गर्भाशय अवस्थित कहाँ पर है इसका, यानी या कहाँ पर रहती है या डिम्ब ग्रंथि, तो स्त्रियों के गर्भाशय के दाईं एवं बाईं दोनों तरफ होती है। कहाँ पर? गर्भाशय के दाईं एवं बाईं दोनों तरफ होती है यह डिम्ब ग्रंथि यानी ओवरी। विद्यार्थियों, स्त्रियों के गोनाड्स के अंडाशय यानी ओवरी, गोनाड्स को स्त्रियों के यानी स्त्री के गोनाड्स के अंडाशय भी कहा जाता है। गोनाड्स के अंडाशय भी कहा जाता है यानी ओवरी भी कहा जाता है। इसी के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, यानी गोनाड्स के अंडाशय जिसको कहा जाता है, इसी के द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है। विद्यार्थियों देखो, दोबारा समझ लो कि स्त्री के गोनाड्स के अंडाशय, इसको अंडाशय भी कहा जाता है, इसी के द्वारा हार्मोन स्राव होता है। अब जब इसी के द्वारा हार्मोन स्राव होता है तो ये हार्मोन्स कौन सा होता है? ये हार्मोन्स स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। और स्त्री गोनाड्स से कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, यानी गोनाड्स के द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं यानी स्राव होते हैं? तो 2 प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं। वे कौन कौन से हैं? ओस्ट्रोजेंस एवं प्रोजेस्टेरोन्स। ओस्ट्रोजेंस एवं प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक, अथवा प्रोजेस्टेजेंस। और इनके कार्य यानी ओस्ट्रोजेंस के ये जो स्राव होता है इसका अंडाशय द्वारा होता है। ग्राफियन पुटिका द्वारा ओस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का निर्माण होता है, ठीक। और प्रोजेस्टेरोन्स यानी कार्पस ल्यूटियम की यानी कोशिका द्वारा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। विद्यार्थियों दोबारा समझ लें, देखो यहाँ मेन पॉइंट ही रखा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी स्त्रियों के ये जो डिम्ब ग्रंथि है स्त्रियों के गर्भाशय के दाईं एवं बाईं दोनों तरफ होती है, इसका यह स्थान है। और गोनाड्स के अंडाशय को इसको भी कहा जाता है, गोनाड्स को ही अंडाशय भी कहा जाता है। इसी के द्वारा हार्मोन स्राव होता है, यानी और गोनाड्स द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है? तो 2 ओस्ट्रोजेंस एवं प्रोजेस्टेरोन्स, अथवा इसी को प्रोजेस्टेरोन्स को ही प्रोजेस्टेजेंस भी कहा जाता है, यानी प्रोजेस्टेजेंस। अगर प्रोजेस्टेजेंस कहीं लिखा रहा तो आप यही समझेंगे प्रोजेस्टेरोन्स ही है, ठीक। अब जो है इसका थोड़ा समझ लें, जो मुख्य पॉइंट है ओस्ट्रोजेंस स्राव अंडाशय द्वारा और ग्राफियन पुटिका द्वारा ओस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का निर्माण होता है, ठीक। और प्रोजेस्टेरोन्स विद्यार्थियों कार्पस ल्यूटियम कोशिका यानी जो कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाएं हैं वे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, ठीक। विद्यार्थियों इसकी प्रक्रिया थोड़ा डीप है, लेकिन आप मेन पॉइंटों को नोट कर लें जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। आपके लिए इतना याद कर लें बस। विद्यार्थियों अब आगे हम समझेंगे ओस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कार्य। स्त्री प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, स्त्री के प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, इसके द्वारा स्तनों का विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि, रजोधर्म के स्राव का नियमन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निषेचित अंडे को अपरा से जोड़ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निषेचित अंडे को अपरा से जोड़ना, गर्भावस्था के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का नियमन, स्त्रियों में यौन इच्छा को बढ़ाता है तथा उनमें नारी सुलभ लक्षणों का विकास भी करता है। और स्त्री के सहायक प्रजनन अंगों का विकास यह करता है, जैसे स्तन का विकास आदि, ठीक। विद्यार्थियों
देखो दोबारा समझ लो, ना समझ में आ रहा हो। देखो स्त्री के इसके द्वारा स्त्री के प्रजनन अंगों के वृद्धि एवं विकास किया जाता है। फिर इनके द्वारा ही स्तनों का विकास एवं दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि होती है। फिर अगला पॉइंट है, ये रजोधर्म के स्राव का नियमन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से निषेचित अंडे को अपरा से जोड़ता है, अपरा से यह जोड़ता है, या ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि यह गर्भावस्था के दौरान होने वाले जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसका नियमन करता है। अगला पॉइंट, स्त्रियों में यौनोच्छा को बढ़ाता है तथा उनमें नारी सुलभ लक्षणों को विकास करता है। अगला पॉइंट, यह स्त्री के सहायक प्रजनन अंगों का विकास भी करता है, जैसे स्तन वगैरह आदि से ये सब। विद्यार्थियों अब इसके भी अल्पस्राव और अतिस्राव के विषय में समझ लें थोड़ा सा। स्त्रियों में अगर अल्पस्राव होगा यानी कम स्राव होगा तो स्त्रियों में स्त्रीत्व के गुण नहीं ठीक आएंगे, यानी इनके कम स्राव से स्त्रियों में स्त्रीत्व का गुण नहीं आ पाता है। ठीक, प्रजनन अंगों का विकास नहीं होता है ठीक से, यानी रुक जाता है। स्तन अविकसित तथा छोटे रह जाते हैं। यौन संबंधी उत्साह कम हो जाता है, यानी कम रहता है। प्रजनन क्षमता काफ़ी कम रहती है। ये सारी प्रॉब्लम होती हैं विद्यार्थियों। और अतिस्राव के कारण इस स्तन काफ़ी बड़े हो जाते हैं। स्त्रियां अधिक कामुक विषय संबंधी उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। रजोधर्म अनियमित, मासिक स्राव अधिक होता है। विद्यार्थियों अल्पस्राव से स्त्री में स्थित के गुण नहीं, प्रजनन अंगों में विकास ठीक से नहीं, स्तन अविकसित तथा छोटे रह जाना, यौन संबंधी भी उत्साह कम रहना, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाना। और अतिस्राव से यानी कि जब कम होगा तब भी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम। ये हार्मोन्स वगैरह बैलेंस में हमेशा रहना चाहिए। और अतिस्राव से स्तन काफ़ी बड़े, स्त्रियां अधिक कामुक, विषय संबंधी उत्साह उनमें काफ़ी बढ़ा रहना, रजोधर्म अनियमित यानी मासिक धर्म अनियमित, मासिक स्राव अधिक ज़्यादा। विद्यार्थियों ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसमें हमने क्या किया जाना, यौन ग्रंथियों को यानी सेक्स ग्लैंड्स को समझा, यानी जनन ग्रंथियों को, और उनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यानी एड्रोजेंस को हमने ठीक से समझा, और गोनाड्स को समझा, ओस्ट्रोजेंस प्रोजेस्टेरोन को समझा विद्यार्थियों, यानी और टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन को समझा। विद्यार्थियों हमारे लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि ग्रंथतंत्र, यानी इस प्रकार से यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्रंथतंत्र जिसका संतुलित विकास एवं संतुलित स्राव व्यक्ति के व्यवहार को भी संतुलित बनाता है। यानी जितना आज तक पिछले वीडियो से हमने, ये तीसरा है इस पर ग्लैंड्स पर, तो जितना हमने समझा कि ये जो ग्रंथतंत्र हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र हैं, जिसका संतुलित विकास एवं संतुलित स्राव व्यक्ति के व्यवहार को भी संतुलित बनाता है। ठीक विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इनमें तीन वीडियोज़ के अंतर्गत हमने अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियों को ठीक से समझ लिया है, उनके हार्मोन्सों को सभी को समझ लिया है। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में और परीक्षा में सफलता और ज़रूर हासिल करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।